हे गाइस, हाउ आर यू? नॉलेज मीडिया में आप सबका स्वागत है और पर्टिकुलरली सिप सीरीज में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है, जो कि है सिंप्लीफाइंग इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम सबको लगता है कि हमें आता है, लेकिन एग्ज़ाम में जाके पता चलता है कि हमें कितना आता है। पॉलिटी सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसका मतलब ही यही है कि इसको बार बार रिवाइज करो और बार बार रिवाइज करो। चाहे इसका ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी कर रहे हो या मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, सिर्फ रिवीजन इज द की टू क्रैक इंडियन पॉलिटी। तो यही बस एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है सिप सीरीज को स्टार्ट करने का, जिसमें मैं आपको प्रिसाइज बट कंसाइज तरीके से आपको सारा इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत पूरी की पूरी रिवाइज करा दूंगा। और साथ ही साथ जो ये डिस्कशन रहेगी बहुत क्रिस्प रहेगी, लेकिन डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव रहेगी कि 100% सिलेबस हम इसमें कवर कर लेंगे। और बस आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर दे देना कमेंट सेक्शन में। आई गारंटी यू प्रीलिम्स डेफिनेटली पॉलिटी का 100% क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। मेंस के आपको सारे के सारे पॉइंटर्स आपके दिमाग में छपे हुए होंगे। सो ऑलराइट, जैसा कि हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं और आपका टाइम एक सेकंड का भी वेस्ट नहीं करते, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, ये है वो असली एक्ट जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के रिलेशंस चेंज हुए थे इंडिया में। लेकिन अगर हमें ये समझना है कि इस एक्ट ने क्या कहा, जो 90% लोग यही करते हैं कि बस वो लक्ष्मीकांत के 4 पॉइंट्स पढ़ लेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था और वो बाद में भूल जाएंगे। अगर इसको याद करना है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उस टाइम में स्ट्रक्चर चल क्या रहा था। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत के गवर्नर ऑफ बंगाल बन जाते हैं और सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो जाती है, अवध के रूलर शुजा-उद-दौला को भी हरा दिया जाता है और इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी का मतलब इन्हें बंगाल और बिहार यहाँ के रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल जाता है और साथ ही साथ इन्हें नॉर्मल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी राइट मिल जाता है। तो अब आपके लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 तो ये है कि जो इन्हें 1764 में ये दीवानी के राइट्स ग्रांट किए थे, तो ये बताओ ये किस रूलर ने ग्रांट किए थे। रूलर हो सकता है मुगल रूलर हो, अवध रूलर हो, बंगाल रूलर हो, तो वो कौन था ज़रा बताना। और आई होप मैं ये नहीं पूछ रहा कि बैटल ऑफ बक्सर में वो 3 रूलर्स कौन थे, ये तो आपको आई होप पता ही होगा, बहुत बेसिक है। तो चलिए, फिर इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया था और वो लोग बहुत अपने प्राइवेट ट्रेड्स में बिजी थे, अपने प्राइवेट प्रॉफिट्स बनाने में बिजी थे। वो इसलिए क्योंकि जो 1600 के चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रिजर्वेशन दे दी थी कि यूरोप के ईस्ट तरफ का सारा हिस्सा आपका हुआ, मतलब ईस्ट तरफ में और कोई ट्रेडर नहीं जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी। प्राइवेट ट्रेड्स मत शुरू कर देना। मतलब अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय हूँ तो मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही ट्रेड करूँगा और उसके बैंक में ही पैसे डालूंगा, मैं अपना ट्रेड शुरू नहीं कर दूंगा। लेकिन अब इसमें क्या लूप होल निकाला इन लोगों ने ये लूप होल निकाला कि अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो मैं इंडिया में तो ट्रेड कर सकता हूँ ना, मैं यूरोप में ट्रेड नहीं कर सकता, तो मैं इंडिया में तो ट्रेड कर सकता हूँ। इसलिए ये चीज़ थी और यही एक रीज़न था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फेवरेबल थी। वैसे तो इसमें सैलरी कुछ ज़्यादा मिलती नहीं थी, लेकिन जो ये प्राइवेट ट्रेड्स करते थे ये बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव था। जैसे रॉबर्ट क्लाइव की ही बात है कि उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि जनरेशन्स तक को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये एक बैकग्राउंड था जो कि इंडिया में चल रहा था। अब इसके बाद बात करें कि आखिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा था। ये मत भूलना कि हम खड़े हैं 1770s में। इस टाइम में जो इंपीरियल पावर्स थी वो सबसे पहले यूएस आके अब खड़ा हो रहा था धीरे धीरे। इधर से फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन, ये सब तैयार ऑलरेडी हो चुके थे और इंग्लैंड तो था ही था। तो अब क्या हो रहा था
इसमें ये मत समझ लेना कि यूएसए एक इंपीरियलिस्ट पावर बन गया था। यूएसए इंपीरियलिस्ट पावर बना था इसके ठीक 100 साल के बाद 1890 में। 1770 का मेरा कहने का मतलब है कि यूएस में एक पीपल मूवमेंट, डेमोक्रेटिक मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि 4 जुलाई 1773 को इन एनी केस यूएस में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर भी हो गई थी। जो 13 कॉलोनीज ऑफ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका थी उन्हें इंडिपेंडेंस मिल गई थी। और ये यहाँ था हमारा ब्रिटेन। सो अब इस पीरियड में क्या चल रहा था कि ये इतना ल्यूक्रेटिव बिजनेस था ये स्पाइस आइलैंड्स का, जो यूरोप से केप ऑफ गुड होप के ईस्ट वाले थे, और इंडोनेशिया और इंडिया सबको पहले स्पाइस आइलैंड्स बोल देते थे फेमसली। सो अब जो ये इधर की कंपनीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, उन्होंने कहना शुरू किया कि हमारे लिए भी ट्रेड खोल दिया जाए। जो 1600 का चार्टर था क्वीन एलिजाबेथ वाला, उसमें मैंने आपको भी बताया ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था ओनली फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस टाइम पे अब आ गए थे किंग जेम्स, और किंग जेम्स का अपना स्टेक था इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो वो ऑलरेडी बहुत रेजिस्टेंट है कि हम क्यों खोलें। लेकिन अब ये तो थी भाई कैपिटलिस्ट की सरकारें और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इन्हें था कि हमारे लिए आप ट्रेड खोलो किसी भी तरह। तो एक तो इनके ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर उसके बाद फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, इन सब से भी कंपटीशन था, तो था कि अब कुछ ना कुछ तो गवर्न करना पड़ेगा। और फिर जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बातें थी, ये और बहुत ज़्यादा जेलेसी क्रिएट कर रही थी कि कैसे ये मिलियंस ऑफ पाउंड्स कमा रहे हैं, और इंडिया की वेल्थ के बारे में तो सबने ऑलरेडी सुना ही हुआ था। तो ये सब कुछ फैक्टर्स थे जो पता चला कि अब हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना है। सो इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि एक ऐसा कुछ लॉ बना देते हैं कि जिससे ये ईस्ट इंडिया कंपनी अब हमारे कंट्रोल में आने लग जाए। तो अब आपको ये समझ आया होगा कि ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसकी बैकग्राउंड क्या थी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटलिस्ट चाहते थे कि ट्रेड खोलो, ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करो, पर ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहता नहीं था कि ये मोनोपोली छूटे। तो ये एक बैकग्राउंड था 1773 के लॉ का। तो अब बारी आती है कि चलो ठीक है, बैकग्राउंड पता चल गया कि हमने देख लिया इंडिया में क्या बैकग्राउंड चल रहा था, कि यहाँ इनके ईस्ट इंडिया कंपनी की बिल्कुल मनमानी चल रही थी, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आ ही गया था। वहाँ ब्रिटेन में उनके ऊपर प्रेशर भी था इनको कंट्रोल करने का। सो अब इसका एक अमेलगमेशन आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि जो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, इसके ब्रिटेन में इस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये क्वेश्चन आपका रेगुलरली कवर नहीं होता है, तो इसीलिए आपको ये बहुत ज़्यादा संभाल के बात याद रखनी होगी। तो फिर दोस्तों, फिर इसके बाद हमने बात करनी है कि आखिर इस लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें गवर्न हुई। तो वही 2 चीज़ें जो लक्ष्मीकांत में सबसे बहुत ज़्यादा फर्स्ट पेज पे ही लिखी हुई हैं, वो ये कि ये फर्स्ट लॉ था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। वो तो ऑब्वियसली हमने बैकग्राउंड देख लिया, तो अब हमें समझ आ गया। उसके बाद जो इसमें बात करी जाती है कि इट रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी, हाँ तो ठीक है, ये भी हमें पता है। और इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये 3 बातें जो पहले आपको याद करने में इतनी दिक्कत हो रही थी, अब ये स्टोरी सुन के आपके माइंड में प्रिंट हो गई है कि ये फर्स्ट स्टेप था जो उन्होंने लिया टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इसके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को इन्होंने ध्यान दिया, और इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो बिल्कुल ठीक है। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो अब इसमें क्या करें? अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 ब्रांचेस बन गई थी। यहाँ मद्रास में एंग्लो फ्रेंच वॉर्स के बाद यहाँ पे एक इनका होल्ड बन गया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, याद होगा। यहाँ बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी के बाद एक होल्ड बन गया था, फोर्ट सेंट विलियम्स, पता होगा। और ये रहा हमारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो यहाँ पे ब्रिटेन किंग को जो डाउरी में आइलैंड मिला था मुंबई वाला डच से, तो उसके बाद से इनका यहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया था। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लानी है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या किया कि इन दोनों प्रेसिडेंसीज़ को इसके अंडर सबॉर्डिनेट बना दिया, और ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे इनका नाम कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स। इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए नहीं दे रहा आपसे पूछने के लिए। सो अब क्या किया, सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। अब एक बात बताओ, अगर किसी को कोई एक टाइटल दे रहे हो, उसको सेक्रेटेरियल स्टाफ भी तो दोगे। तो इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी 4 मेंबर्स की। ओके, वेरी गुड, जो इनको असिस्ट करेगी। अब फिर इसके बाद बारी आई कि एक थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर भी बनाओ। तो एक सुप्रीम कोर्ट की भी ये बता दिया, जिसमें जजेस होंगे 1+3, एक चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस। फिर उसके बाद जो हम प्राइवेट ट्रेड्स के लिए, मैं आपको बार बार स्ट्रेस कर रहा था इस टर्म पे प्राइवेट ट्रेड, और मैंने आपको स्टोरी भी सुनाई, वो इसीलिए सुनाई थी क्योंकि इस लॉ ने प्राइवेट ट्रेड को प्रोहिबिट कर दिया, कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया। यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्राइवेट ट्रेड किस लॉ में बंद हुआ था। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया कि जी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको थोड़ा सी रिक्वायरमेंट्स दी थी कि अब तुम हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट करो अपनी तुम एक्टिविटीज जो भी कर रहे हो। सो अब आप मुझे ये बताओ, जो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं दे रहा हूँ, इस लॉ ने इनकी ट्रेडिंग मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। हमने देखा कहीं भी किया, चारों पॉइंट्स में नहीं किया। आप मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि आखिर किस लॉ ने इनकी ट्रेडिंग राइट्स की जो मोनोपोली थी उसको ब्रेक किया था। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत केयरफुली ड्राफ्ट करके पूछा है मैंने क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। कौन सा लॉ था वो जिसने ट्रेडिंग मोनोपोली ब्रेक करी? सोच लिया हो तो चलो एक हिंट और देता हूँ, ये भी सोच लेना कि चार्टर एक्ट 1813 था या चार्टर एक्ट 1833 था। फर्स्ट लेक्चर है पॉलिटी का, इसीलिए इतना हिंट दे रहा हूँ, अदरवाइज इतना हिंट भी नहीं देना चाहिए था, क्योंकि हम आईएएस लेवल के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हिंट नहीं मिलेंगे। सो गाइस, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की हम बात कर रहे थे, अब आई होप आपके माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी आ गई होगी कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अच्छा होल्ड बना लिया था और वो मनमानी कर रहे थे, तो इसीलिए उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना था। लेकिन ब्रिटेन पार्लियामेंट ये नहीं चाहता था कि इनसे ट्रेड मोनोपोली छूटे हमारी। तो क्या किया, सबसे पहले एक लॉ बना दी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब वो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन करनी है उसके लिए क्या करेंगे, तीनों प्रेसिडेंसीज का एक हेड बना दो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दो वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर। थोड़ा सा लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना पड़ेगा, तो उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट बना दो, गवर्नर जनरल की काउंसिल भी बना दो एक 4 मेंबर्स की। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट्स की जब बात चल ही रही है तो आपको याद है होगा, तो एक क्वेश्चन ये भी आया था कि सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट में बना था और आरबीआई किस एक्ट में बना था। अब इतना सिंपल क्वेश्चन है तो मैं आपसे क्या ही पूछूंगा, तो मैं ही बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, और आरबीआई बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसको आरबीआई एक्ट 1934 से कंफ्यूज मत करना। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर ये जो 1935 का लॉ था उसमें भी तो कोर्ट आया था, वो सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं था, वो प्रीवी कोर्ट था। प्रीवी कोर्ट ब्रिटिश इंडिया के टाइम में वो कोर्ट था जो कि यूके में सिचुएटेड था, और वो ब्रिटिश इंडिया के सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम था। सो इसीलिए जब एक रीज़न आप ये भी, जब सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ोगे उसकी फर्स्ट लाइन में यही लिखा है कि हाउ इज सुप्रीम कोर्ट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द प्रीवी कोर्ट। तो उसका मतलब यही है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पैरामाउंट जुडिशरी पावर इन इंडिया, while the Supreme Court of British India did not have the paramount power. So guys, मैंने आपसे पूछे हैं 3 क्वेश्चंस which I expect कि आप उनका सिंसियरली आंसर देंगे। जितना ज़्यादा मुझसे इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होएगी। तो ये है बस एक मेरा छोटा सा एफर्ट। आई होप आपको अगर ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, और इसको लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप करते ही रहते हो। ऑल राइट, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो देन।